हेलो ऑल ऑफ यू। जो आज टॉपिक हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बहुत ही सिंपल है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फुल फ्लेज इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में 10 नंबर के लिए, 12 नंबर के लिए। सो पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर आगे इसके बारे में अपन बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स अकाउंट। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कवर होता है, लेकिन फर्क ये है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट डील करता है कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन बताता है? AS3 में हमको आना पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होगा। तो पहले हम लोग ये बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश आपका इंक्लूड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश का मतलब क्या होता है? AS3 ने जो डिफाइन किया, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो आपके ऐसी कोई डिपॉजिट जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट मींस वी कैन विड्रॉ इट एनी टाइम, दैट इज कैश। और कैश इक्विवेलेंट को कहता है कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट एंड ऑफ कैश एंड इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ वैल्यू चेंज। तो कहते हैं कि एक एकदम हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जो कि कन्वर्टेबल है नोन अमाउंट ऑफ कैश। व्हाट इज इट मीन कि हमको ये पता है कि जो कैश में कन्वर्ट होगा तो कितना अमाउंट हमको मिलेगा, और इनसिग्निफिकेंट मतलब नहीं के बराबर उसका रिस्क, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। अब सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन से उसकी मैच्योरिटी डेट 3 महीने या उससे कम होती है, उसको कैश इक्विवेलेंट हम लोग कहते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप इस चीज को समझिए। तो बॉक्स जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, आपके रैपिड जिसमें पेज नंबर 118 है, तो ये जो आपका बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी आपसे क्या कह रहा है कि इस बॉक्स में यहाँ पे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों ये वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चाहते हैं कि हमको एक्टिविटी वाइज पता चले कि कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीनों एक्टिविटी क्या हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। व्हाट डज इट मीन कि आपका फ्लो होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो होना चाहिए, इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसा आ रहा है या जा रहा है, लेकिन वो इस बॉक्स के बाहर होना। कि मतलब हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका पैसा आ रहा है, ये उसके लिए जा रहा है। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। लेकिन व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कि आपके पास से पैसा आ रहा है या जा रहा है। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा आ रहा है जा रहा है। व्हाट डू मीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपके पैसा आ रहा है लेकिन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे आ रहा है जा रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आ रहा है जा रहा है किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे आ रहा है जा रहा है किस एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इस चीज को अच्छे से समझ लो। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ये आना जाना होना चाहिए किसमें, इस ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। लेकिन अगर इसी बॉक्स के अंदर ही कैश फ्लो का मूवमेंट हो रहा है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। व्हाट एंट्री डू वी पास? वी पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक एंड कैश बोथ आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये एक के अंदर ही, मतलब आपके इसी बॉक्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है। विड्रॉल फ्रॉम कैश, सॉरी विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने विड्रॉ करे। तो ये आपका इसमें एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, इसी के अंदर मूवमेंट हो रही, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा वो होता नहीं है। अब देखेंगे ट्रैक्स फ्लो, इसका कंक्लूड व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो द ट्रैक्स फ्लोज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट कंसीडर मूवमेंट among cash, bank balance and investment in cash and in cash equivalent। मतलब highly liquid investment is also part of the cash equivalent। तो इसी के अंदर अगर मूवमेंट हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉ फ्रॉम करंट अकाउंट, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ करते, कैश आई और बैंक बैलेंस कम हो, बोथ आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा कराया। अब हम लोग ये समझते हैं कि 3 एक्टिविटी जो हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन एक चीज ख्याल कर रखना आपने कि आप लोग की जो 3 एक्टिविटी जो आप लोगों की, वो आप लोग की वैसे तो मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की 2 मेथड होती है। एक होती है आप लोग की डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोगों को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, लेकिन जब इनडायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों में कॉमन है। तो आपको जो आप लोग इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ेंगे वहां सिर्फ ऑपरेटिंग ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो उसमें कोई चेंज वहां पर नहीं होता है। तो इसका मतलब हम पहले तीनों एक्टिविटी समझ लेते डायरेक्ट मेथड से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उसको रिवाइज करते, और इनडायरेक्ट मेथड में अपन जाएंगे, वहां पे सिर्फ अपने को क्या करना रहेगा, वहां पे सिर्फ हम लोगों को करना रहेगा अपनी इनडायरेक्ट मेथड, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड में अलग होती है। ओके, अब आप आते सबसे पहले बड़ी सिंपल सी चीज है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बारे में बात करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो चीज होती है जिसमें अगर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो या आउटफ्लो है। फॉर एग्जांपल सेल, ये कैश से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, okay, payment to suppliers, or you can say cash purchase, okay, wages and salary paid। ये इनफ्लो और आउटफ्लो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कौन सी एक्टिविटी? रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से हो रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर। जब भी आप एग्जामिनेशन में ख्याल रखें, जब भी आप आउटफ्लो हुआ तो नेगेटिव फिगर आपको लिखना रहता है। देन कैश पेड टू एम्प्लॉइज, ये आपका नेगेटिव फिगर। देन अदर कैश पेमेंट फॉर ओवरहेड्स एंड एक्सपेंसेस, आउटफ्लो। और आपका जो अमाउंट है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। तो आपने ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अगर आपका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है एज पर AS3, वो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर, उसके टैक्सेस जो पे करो आपने माइनस करो, उसके बाद ये आइटम आपका जो भी है दैट इज कैश जनरेटेड। अगर पॉजिटिव फिगर तो आप यू विल से कैश जनरेटेड, और अगर ये नेगेटिव फिगर है तो यू विल से कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग। इट इज नॉट ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डू द करेक्शन देयर, ठीक है। तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी? ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाय मिस्टेक वहां पे लिखा हुआ है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ओके, कैश जनरेटेड और यूज फॉर, अगर आपका नेगेटिव फिगर आए तो आपको यूज वर्ड यूज करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कैश जनरेटेड और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स पेड के बारे में जो और कुछ भी कहना आगे अपन डिस्कस हो, सेपरेट डिस्कशन होगा। अब सेकेंड हमारी एक्टिविटी दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ख्याल रखना आपकी यहाँ पे कौन सी चीज आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। आपकी तीन चीजें अपने को ख्याल रखना है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी मेरी। कौन सी तीन चीज? यहाँ पे फिक्स एसेट, ख्याल रखना, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन। हमने किसी को लोन दी, तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटी आप लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन। ये तीनों की एक्टिविटी आपकी कौन सी एक्टिविटी? ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इस चीज का आप ख्याल रखिए। तो फिक्स एसेट, अब देखो इनफ्लो या आउटफ्लो होना चाहिए। इनफ्लो आउटफ्लो है तो आपने फिक्स एसेट बेचे तो पैसा है, फिक्स एसेट खरीदे तो पैसा गया हमारे पास से। तो इनफ्लो और आउटफ्लो आपका फिक्स एसेट का। इन्वेस्टमेंट देखो ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है, फिर वो यहां पर नहीं आएगा, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपका है। तो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे बेचे तो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। और लोन आपने किसी को दिए, लोन लिए नहीं हो, तो लोन आपने किसी को दिए और रीपेमेंट ऑफ लोन उसने आपको किया तो वो आपके पास से पैसा आया, ठीक है। तो जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो तीनों चीज का फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन गिवन, तो ये आपका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ख्याल रखना ये जो बच्चे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे लिखे, इन्वेस्टमेंट जो लिखे, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का, फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलायंस कंपनी की डिबेंचर परचेज करे तो उस पर इंटरेस्ट मिला हमको, तो दैट विल ऑल्सो बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमने रिलायंस कंपनी की शेयर परचेज करे एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर जो हमको डिविडेंड मिला वो भी हमारी कौन सी एक्टिविटी की? वो भी फिर हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ही होंगी। इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे इसका फॉर्मेट दिया आपको किस चीज का? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका इनफ्लो पैसा आया। परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, आपने परचेज किया तो पैसा गया तो आउटफ्लो। इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी। उसके लोन इन एडवांस आपने किसी को दी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। लोन इन एडवांसेस गिवन, तो आपके पास से पैसा गया इसलिए आउटफ्लो। लोन इन एडवांस रिसीव बैक, उसने वापस अपने को किया तो हमारे पैसा आया, ठीक है। तो ये आपका कैश जनरेटेड और यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। तो दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बड़ी सिंपल थी, तीन चीज आती है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएगा। अब थर्ड कैटेगरी जो हमारी थी दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करें? इसमें कौन सी चीज आती है आपने ख्याल रखना बेटा। इसमें जो चीज आपकी आती है दैट इज, इसमें जो आपकी चीज आ रही है वो कौन सी चीज आ रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल आता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। लोन टेकन, देखो लोन गिवन आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन टेकन आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने लोन लिए और आपके डिबेंचर भी इसी में आते हैं। एग्जाम्पल लोन टेकन या आपके डिबेंचर भी इसी में आते। तो तीन चीजें आपने ख्याल रखना, कैपिटल, डिबेंचर और लोन टेकन, वो आपकी इसी एक्टिविटी, लोन टेकन ये आपकी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो इसी में आएगा। अब देखो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपसे कहता है कि प्रोसीड फ्रॉम, यहां पे वही चीज लेके, इन्वॉल्व एक्टिविटी लीडिंग टू चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। फिर आपने लोन टेकन दिए, डिबेंचर इश्यू करके आपने पैसा, देखो डिबेंचर खरीदे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शेयर खरीदे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या शेयर खरीद नहीं रहे या डिबेंचर खरीद नहीं रहे, हम डिबेंचर इश्यू कर रही कंपनी या शेयर इश्यू कर रही थी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, आपको शेयर्स और डिबेंचर इश्यू करने पे पैसा आया, तो आपसी कौन सी एक्टिविटी हो आपकी? वो आपकी यहाँ शेयर्स डिबेंचर इश्यू करने पे पैसा आया,
वो आपकी कौन सी एक्टिविटी, वो होगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन टेकन, आपने लोन लिए, वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर और लोन। अब देखो आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी, बायबैक ऑफ शेयर्स में आपने पढ़े। बायबैक ऑफ शेयर तो आपके पास, आपने पहले शेयर्स इशू करे थे, अब उनको वापस ले रहे, तो आपके पास पैसा जा रहा है। ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप वापस ले रहे, शेयर्स वापस ले रहे, आपके पास से पैसा जा रहा है। अब एक चीज ख्याल रखना है, अब आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड यहां पे ले नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें मिलता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमको, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड बच्चों हमको मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड पे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल नहीं रहा। हमने एक्चुअली डिबेंचर, हमने शेयर्स और सॉरी इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे मिल नहीं रहा। हमने यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिबेंचर को और शेयर्स को इश्यू करे, तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमको इंटरेस्ट और डिबेंचर देना पड़ रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, अगर आप इंटरेस्ट और डिबेंचर देते तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। सो इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन द सेम अगर आप देते तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो आपने जो भी एक्टिविटी, अगर डायरेक्ट मेथड से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो एक बोनस मार के उसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपको आइटम दिया हुआ रहता है, आपको देव ट्रांजेक्शन लिखे तो आपको पढ़ना रहता है, आपको ये पढ़ के तय करना होता है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब उसका एक फॉर्मेट में अगर एक और चीज ख्याल रखना मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो रेगुलर बैच में हम करते तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये भी आपको चीज पता होगी कि आपने ना, वैसे जैसे मैं आपको एक जैसे आपने कोई यहां पर आपने इसको कैटेगरी में एग्जाम्पल ही बैठे रेगुलर बैच की, जैसे आपने यहाँ पे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, आपकी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई और ये आपकी फाइनेंसिंग, इस तरीके से आपने एक्टिविटी वाइज लिखे। लेकिन यहाँ पे ना आपको जो भी आया, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप वहां पे लिखते हो, और क्लोजिंग बैलेंस आपको तो एट द एंड एकदम सबसे आखिरी में लिख रहा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस। तो आपका साल की शुरुआत में 2 था, साल के आखिरी में हो गया बच्चों 102, तो 2 से बढ़ के वो साल के आखिरी में कितना हो गया? वो 102। तो कितने से बड़ा? 100 से बड़ा। तो आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जब ये टोटल करेंगे तो बराबर उतना ही आएगा जितना इसमें डिफरेंस है। तो 100 से बढ़ के 102 हुआ, तो 102 मतलब 100 से बड़ा, तो ये 100 ही आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आखिरी में इसको लिखा जाता है। मैं वापस रिपीट जिसमें आता, तो मैं इनडायरेक्ट मेथड पे जाऊं, लेकिन उसके पहले कुछ मुझे और आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपसे देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको ख्याल रखना है कि लोन इन एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने कहेंगे सर लोन इन एडवांस आपने दिए तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, और इन जनरल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होती है। लेकिन कुछ चीजें आपको ख्याल रखना है, अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इनका नेचर ऑफ बिजनेस ही है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही वो है लोगों को लोन देना, तो वो उनकी फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, वो उनकी फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएंगी। अब नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है बेटा, तो उनके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं, उन लोग के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही रहेंगे, जनरल जैसा रहता है। ये आपने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आपने कुछ करे, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करे सब्सिडियरी में कुछ, तो नॉर्मली आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है। अब आपने अगर एम्प्लॉय को दिया, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ, अगर आपने कभी एम्प्लॉय को एडवांस दे दी, सैलरी आपने किसी को एडवांस दे दी, तो एडवांस देकर आपके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि अपन एम्प्लॉय को जो पेमेंट करते हो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, तो इसीलिए आपने कभी एडवांस दे दी और उस पर अगर इंटरेस्ट आपने चार्ज करे तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगी। जो ये हाईलाइट करो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कभी होता है कि सप्लायर को आपने एडवांस दे रखे हो, तो एडवांस आपने सप्लायर को अगर दे दी तो उस पर इंटरेस्ट आप लेते हो, लेकिन पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कभी आपने एडवांस दी तो उस पर इंटरेस्ट मिला, तो दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो मैंने आपको हाईलाइट करा वो ऑपरेटिंग, इन जनरल इन्वेस्टिंग ही होती है, लेकिन 3 इसके एक्सेप्शन हो गए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस टेकन, अब आपने लोन एंड एडवांसेस क्या किए बच्चों पे? लोन एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम। आपने लोन एंड एडवांसेस लिए हो किसी को, तो आप तो कहेंगे सर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉर्मली फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। अब अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोगों से पैसा लेती भी है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देती, तो उनका नेचर ऑफ बिजनेस, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो आएगा। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज नॉर्मल रहा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन जनरल जो रहती है, या आपने लोन सब्सिडियरी कंपनी से लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात आती है कि एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से एडवांस ली। मैंने क्या कहा बच्चों? आपने कस्टमर से एडवांस ली, तो कभी होता है कि कस्टमर से एडवांस ली, हाँ ये होता है। तो आपने कस्टमर से जब पैसा आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो आपने एडवांस ली, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन उसके ऊपर आप इंटरेस्ट अगर पे करो, एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर, आप अगर उस पर इंटरेस्ट पे करो तो दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर, कभी कभी सप्लायर को जो पेमेंट को तो लेट हो गई तो वो अपने पे इंटरेस्ट चार्ज कर देता है कि आपने जल्दी क्यों नहीं पे करे या टाइम पे क्यों नहीं पे करे, तो अपने को इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर फॉर लेट पेमेंट, तो वो भी आपकी कौन सी एक्टिविटी? वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको आपने ख्याल रखना, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करो, आप भी रैपिड जिसमें उसको हाईलाइट कर लेंगे, ओके।
अब कुछ पॉइंट में इनडायरेक्ट मेथड पे आने के पहले कुछ पॉइंट है। इनकम टैक्स हम लोग कौन सी एक्टिविटी में, अब इनकम टैक्स इन जनरल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, क्योंकि जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही हम लोग का आता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अगर आपको जब भी टैक्स क्वेश्चन में दिया तो आपने ये देखना कि इन जनरल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है बेटा, इन जनरल कौन सी एक्टिविटी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। लेकिन आपने उसको क्वेश्चन में ये देखना जब वो आया कि क्या वो टैक्स कभी रिलेटेड टू कोई ऐसी कोई एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग उससे रिलेटेड है, तो फिर आपको वहां पे लिखना। फॉर एग्जांपल डिविडेंड पे एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस पर आपने टैक्स पे करे, वैसे डिविडेंड पे टैक्स नहीं पे करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश हो गया। एनीवेज अगर आपने ऐसी कोई टैक्स पे करे जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा रहेगा। अगर आपने कोई ऐसा टैक्स पे करे जो कि आपसे रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड और उसके ऊपर आपने टैक्स पे करे, तो इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उस पर टैक्स पे करे, दैट इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो टैक्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आपने जो टैक्स पे करे, तो आपने देखना नेचर ऑफ बिजनेस आपका कौन सा है, नेचर ऑफ बिजनेस, आई मीन टू से नॉट नेचर ऑफ बिजनेस, सॉरी, नेचर ऑफ एक्टिविटी आपने देखना किस एक्टिविटी के ऊपर आप टैक्स पे करें, तो उसका अकॉर्डिंगली वो टैक्स भी हुई एक्टिविटी में आपका आ जाएगा, वो भी टैक्स भी आपको हुई एक्टिविटी में वहां पे आ जाएगा। ओके, अब इस चीज को ख्याल रखना है, लेकिन जनरली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में उसने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फिर वो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों में हमको सेपरेटली ही शो करना होता है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमसे कहता है। लेकिन बच्चों इस चीज का आपको अच्छे समझना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में कुछ नहीं कहा तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मान लेना। लेकिन आपको ये देखना रहेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी किसको बिलोंग करे, आई मीन टू से फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ फिक्स एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ड्यू टू लॉस ऑफ फिक्स, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला फिक्स एसेट के नुकसान होने पे, और फिक्स एसेट क्योंकि ऑपरेटिंग, सॉरी, फिक्स एसेट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर फिक्स एसेट क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसके ऊपर जो आपको जो क्लेम मिल रहा है, अगर आपको वो आंख की वजह से आग लग गई, उसकी वजह से आपकी फिक्स एसेट जल गई और इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो कहां पे लिखो इंश्योरेंस क्लेम को, ये आएगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आपके फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम भी फिक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपका फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर और हमारे स्टॉक जल गया पूरा, अब स्टॉक क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप गुड्स खरीदते बेचते हो, तो आपका फिर उसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला स्टॉक जलने में, तो फिर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। इस तरीके से हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लिखना होता है, उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना पड़ता है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमसे 3 कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जो भी एक्टिविटी, लेकिन सेपरेटली अलग से अपने को वहां पे उसको डिस्क्लोज करना होता है। अब इनडायरेक्ट मेथड पे मैं आता हूं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में एक चीज ख्याल रखना बेटा आपने कि उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन आपने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही इनडायरेक्ट मेथड में अपने को पढ़ना रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों ही मेथड में कॉमन है, तो उसमें कुछ नहीं देखना हमको, जो हमने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आपने देखी वही अपने को इनडायरेक्ट मेथड में भी करना है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में अलग कैलकुलेशन, तो मैं आपको बताऊंगा उसके लॉजिक, उसके कंसेप्ट के रेगुलर बैच के मेरे पास यहाँ पे उसका मैंने यहां से मैं उस पर जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उस पर यहां से डिस्कस करूं उसका लॉजिक क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में क्यों ऐसा कैलकुलेट करते हैं, उस पर मैं बात करता हूं। लेकिन उसके पहले बेटा इनडायरेक्ट मेथड पे आओ, लेकिन 2-3 चीजें और छोटे छोटे थ्योरी वाली जो कि रैपिड, जिसमें आपके 121 पेज नंबर पे, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो आपसे कहते हैं कि एक आपको कंसेप्ट आप समझते हैं कि बिजनेस परचेस। ठीक है, तो मैं ये कुछ और छोटे मोटे 2 कंसेप्ट उसके बारे में बात करता हूं, और फिर मैं आपसे फिर से करंट, चलो एक काम करते हैं, तो उसको मैं आखिरी में बताता हूँ, क्योंकि करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ इनडायरेक्ट मेथड मेरे को कहना है उसके बाद। ठीक है, मैं इसको आखिरी में कहता हूँ। ठीक है, चलिए भी आ जाओ इनडायरेक्ट मेथड, तो ध्यान से बात मेरी बात सुनिए। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग समझे, ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है रैपिड जिसमें, लेकिन उसके पहले इसके कंसेप्ट को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो रेगुलर बैच में अपन ने क्लियर, ईओ बैच जो भी आप बैच थी अपनी, उस बैच में अपन ने इसको यहाँ पे कवर कर। ठीक है, तो पहले इसके कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते और फिर फॉर्मेट पे अपन बात करते। तो अब इस चीज को अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा आपके पास ये दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका, ये पीएनएल अकाउंट है। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमसे जो इनडायरेक्ट मेथड में वो कहता है, वो आपसे कहता है कि आप जब इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा कि आपने सप्लायर को कितना पे करे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ, कैश सेल कितना हुआ, कैश परचेज कितना, वो डायरेक्टली अपन से कह नहीं रहा। वो आपसे कहते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपका बेस है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपका बेस है। तब ध्यान से आप मेरे सुनिए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि अगर मैं इसको बेस मान रहा हूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है 3 कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। किसका रहेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट? ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आपका हुआ, तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव टू राइट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने यहां पे लिखे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखी स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसको समझते हैं, मुझे देखना क्या है कि भाई ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने बेस जिसको माना हूं, क्या मेरा कैश भी उतने से ही है कि नहीं।
तो यहां पर डेप्रिसिएशन मैंने पी एंड अकाउंट में डेबिट करे होंगे, तो आप खुद सोचो बेटा डेप्रिसिएशन अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो तो क्या वो कैश, वो आपका डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने डेबिट करो तो क्या आपका वो डेप्रिसिएशन जो आपने पी एंड अकाउंट में जो डेबिट करे क्या वो आपका कैश एक्सपेंडिचर है? नहीं। तो आपने यहां पे इसको डेप्रिसिएशन को पीएल में डेबिट करने से आपका प्रॉफिट जरूर कम हुआ, आपका डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट करने से, डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट करने से आपका प्रॉफिट जरूर कम हुआ, लेकिन यहां पे क्या आपका कैश भी कम हुआ? द आंसर इज नो, कैश आपका कम हुआ नहीं है। तो इट मींस दैट अगर मैंने इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर मैंने बेस माना तो क्या मेरा ये प्रॉफिट कम हुआ ना, ये डेबिट करने से, पीएल को डेबिट करने से ये मेरा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन ये मेरा इसको पीएल में डेबिट करने से मेरा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन क्या एट द सेम टाइम मेरा क्या कैश भी कम हो? द आंसर इज नो। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मुझे क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मैं उसे क्या करूंगा? ये मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैंने यहां पे बेस मान दिया, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैंने यहां पे बेस मान, ठीक है। अब मैंने देखो यहां पे डेप्रिसिएशन को मैंने क्या करा? ऐड बैक करूंगा उसमें मैंने, क्यों? क्योंकि लॉजिक बताया, उसको फॉर्मेट को रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझना बेटा। तो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पे इसको बेस माने, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स को आपने पीएल में डेबिट कर, तो प्रॉफिट हुआ आपका कम, तो प्रॉफिट कम हो लेकिन कैश कम हो के नहीं। अब ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर आप पीएल में राइट ऑफ करें, फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ करे, या डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने राइट ऑफ करे, ये एक्सपेंडिचर जो आपने राइट ऑफ करे तो आपने पहले से आपके थे, आपने अभी कोई पे नहीं करे, आपने इसको राइट ऑफ करे, पीएनएल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस आपने राइट ऑफ करे, तो आपने पीएनएल अकाउंट में जब इनको डेबिट कर दिया आपका प्रॉफिट क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया, लेकिन क्या कैश भी कम हो गया? नहीं, कैश कम नहीं, क्योंकि तो आपने पुराने एक्सपेंसेस जिसको आपने राइट ऑफ कर, तो इन्हें भी ऐड बैक करना पड़ेगा। तो आप देखोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मैंने राइट ऑफ कराऊंगा तो उसको मैं ऐड बैक करो, ये डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर ऐसी कोई चीज जो राइट ऑफ किया उसको ऐड बैक आप यहाँ पे करेंगे, इसका लॉजिक है इसके पीछे। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि पीएनएल अकाउंट में ही मैं यहां पे कुछ आइटम में ऐसे लिख देता हूं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिलोंग नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखना नहीं, उसको लिखना है, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर पे करो, डेबिट साइड में लेके एक्सपेंस है पे करो, दैट विल कम इन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करे तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेगा तो डेबिट पीएनएल में ही करेंगे। देखो मैं एक और चीज कर, मैं ये नहीं कर हमने अकाउंटिंग गलत करे, आपने अकाउंटिंग सही करे, अकाउंटिंग की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बना रहे कैश फ्लो जिसको आप अकाउंटिंग जो पीएनएल अकाउंट बना उससे आप बेस लेके आप प्रिपेयर करो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मुझे कैश के मूवमेंट पे ध्यान देना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो पीएनएल अकाउंट आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये जो आपका ये इनकरेक्ट है, नहीं, पीएनएल अकाउंट सही, अकाउंटिंग उसने सही किया, लेकिन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि कैश पे मूवमेंट क्या हो रही है। अब मैंने कहा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आपकी है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आपने यहां पर लिखे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन यहां पर तो आपने लिख दिया आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये तो प्रॉफिट आपका कम हो गया, यस, लेकिन क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कम हो गया? नहीं, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वहां लिखे भी होंगे आपने, तो इसीलिए आपका ये प्रॉफिट क्या हो गया इसके लिखने से कम, तो अपने को क्या करोगे ऐड, तो आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कहीं लिखा होगा मैंने यहाँ पे, यस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने इसको आप क्या कर दोगे? ऐड बैक आप करोगे, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही कभी हो सकता है, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहां पे लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये इन्वेस्टमेंट आपने पीएनएल में डेबिट कर तो प्रॉफिट तो मेरा कम हो गया, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की? नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो लेकिन आपने लॉस है तो पीएनएल में डेबिट कर तो प्रॉफिट हो गया कम, क्या कैश फ्लो भी कम हो? क्या नहीं, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो कम हुआ? नहीं, तो इसलिए हमने को वो प्रॉफिट हो गया, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पे कम हो, इसके डेबिट करने से प्रॉफिट कम हो गया, तो ऐड बैक कर रहेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे आपने यहाँ पे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो आपने ऐड बैक करे। अब मैं क्रेडिट साइड में जाता हूं, ऐसे क्रेडिट साइड में कुछ एक्टिविटी लिखी जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिलोंग नहीं करती, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिलोंग नहीं करता, लेकिन आपने पीएनएल में क्रेडिट कर, अकाउंटिंग गलत नहीं करे, मैं बार बार कह रहा हूं अकाउंटिंग आपने गलत नहीं करता, आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट को आपने पीएनएल अकाउंट को यहां पर क्रेडिट करे, तो पीएनएल अकाउंट को जब आपने यहाँ पे बच्चों क्रेडिट करे, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट को आपने क्या करे यहाँ पे क्रेडिट करे, तो ये आपका ये प्रॉफिट तो बढ़ गया ना, ये टोटल नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टिंग को आपने यहाँ पे क्रेडिट करे क्योंकि प्रॉफिट था, ये आपका बढ़ गया, तो अकाउंटिंग गलत नहीं करे, लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो क्योंकि इसको क्रेडिट करने से ये मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो मुझे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी कैश फ्लो बढ़ा, क्या आंसर ही तो वो नहीं बढ़ा बेटा, तो अपने को यहाँ पे क्रेडिट करने से प्रॉफिट बढ़ गया, तो इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो इन्वेस्टिंग में लिखे होंगे, तो आपने देखो यहाँ पे गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड आपने क्या करे यहाँ पे उसको कम करना होगा, इसीलिए उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे इसलिए उसको माइनस किया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पर क्रिएट करे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने क्या करे यहाँ पे क्रिएट करे। तो जब आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को यहां पर क्रिएट करे, तो कोई इन्वेस्टमेंट तो उस पर इंटरेस्ट आपको मिला, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलेगा, लेकिन आपने पीएनएल में क्रेडिट करे तो ये प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये प्रॉफिट बढ़ गया तो उसे कम करना पड़ेगा। तो देखो इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम उसको अपने को माइनस करना पड़ेगा, फिर ये आपका आ गया। तो ये लॉजिक है, ऐड लेस क्यों करते हो, लॉजिक समझ लो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये ना वर्क, ये क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके बारे में बात करता हूं। ये सेकंड पार्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। ये सेकंड वाला पोर्शन के इसके बारे में बात करूं, इसके पहले मैं कोई और चीज आपसे बात करूं। आपने एक रूल आपको ख्याल रखना, उसको मैं लॉजिक भी आपको रिवाइज करा देता हूं। रेगुलर बैच में, ईओ बैच में बहुत डिटेल में उसके बारे में बात किए थे। क्या चीज थी कि आपकी कोई भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट, ये रूल क्या, उसका लॉजिक में मैं बताता हूं। इंक्रीज हुआ करंट एसेट तो माइनस, डिक्रीज हुई करंट एसेट प्लस, मतलब आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करते हो, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको माइनस करना रहेगा, और अगर वो डिक्रीज है तो प्लस करना। उसी तरह करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट लायबिलिटी और क्लोजिंग को आप कंपेयर करोगे, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करोगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने पहले ये इसको कहीं पर रफली आपने लिख लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आपने रफली वहीं पे कहीं इसको लिख लिया। अब इसको लॉजिक में क्विक रिवीजन करा देता कि क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यों अपने रेगुलर बैच में आपको पढ़ाया था। अब एक करंट एसेट का एक एग्जांपल ले लो, तो एक करंट लायबिलिटी का एग्जांपल ले, तो और मैं लॉजिक बताता हूं कि ऐसा हम लोगों ने क्यों करे। अब देखो आपने क्यों करे उसका, तो वो आपसे कहता है यहाँ पे, वो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपने सेल, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, सपोज यहाँ पे देखो डेटस आपका 4,50,000 ओपनिंग और क्लोजिंग था आपका 5 लाख, तो ओपनिंग कितना आपका 4,50,000 और क्लोजिंग कितना बेटा आपका 5 लाख। तो ये रूल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो करंट एसेट है 4,50,000, सॉरी डेटर, ये ओपनिंग है 1 लाख, डेबिट बैलेंस है, एसेट है, तो ओपनिंग है आपका 1 लाख और क्लोजिंग है आपका 1,50,000, ठीक है। ओपनिंग है आपका 1 लाख, क्लोजिंग 1,50,000, तो आपका कितने से बड़ा, ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग 1,50,000, 50,000 से बड़ा, तो आपकी ये करंट एसेट है, करंट एसेट है आपकी, और वो आपकी 50,000 से बड़ी करंट एसेट, वो आपकी 50,000 से बड़ी इंक्रीज हुई, तो आपको क्या, इसके रूल के हिसाब से अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो करंट एसेट आपकी 50,000 रुपए से बड़ी, तो अपने को क्या करना है बच्चों, उसको रूल के हिसाब से 50,000 रुपए माइनस करना। अब लॉजिक में बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा है। तो मैं कोई भी सेल्स का कोई फिगर ले लेते अपन, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, तो मैंने एंट्री पास किया, डेटस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5 लाख, तो सेल्स का नॉमिनल अकाउंट पीएनएल अकाउंट में जाता, आपने पीएनएल में लिखेगा। अब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कलेक्शन फ्रॉम सेल्स अपने को 5 लाख नहीं हुआ डेटस से, ये तो क्रेडिट सेल था, ये बैलेंसिंग फिगर है, कलेक्शन फ्रॉम डेटस जो था आपका 4,50,000 हुआ। अब मैंने क्यू के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 5 लाख रुपए से क्रेडिट का, मैंने क्या कहा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 5 लाख रुपए से क्रेडिट किया, तो मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 5 लाख रुपए से मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 5 लाख रुपए से अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं बेटा, तो मेरा प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको मैंने यहां पे बेस माना, वो तो 5 लाख रुपए से बढ़ा, यस, क्योंकि आपने क्रेडिट करे। लेकिन क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी 5 लाख रुपए से बढ़ा कि नहीं था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आपका 5 लाख रुपए से बढ़ा नहीं है, वो कितने से बढ़ा, वो तो 4,50,000 से ही बढ़ा ना, क्योंकि वो आया तो 4,50,000 ही था बेटा, वो तो क्रेडिट सेल था 5 लाख। तो इसका मतलब आपने इसको ये 5 लाख से आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा, और वो सही भी, अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, कैश फ्लो से कनेक्ट करना है मगर अपने को, तो ये आपने सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा क्या कैश भी 5 लाख से बढ़ा कि नहीं, कैश बढ़ा 4,50,000 से, तो ये 50,000 रुपए ज्यादा से आपने प्रॉफिट बता दिए, मतलब कैश फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे कह रहा हूं, तो मेरे को 50,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप यहां पे देखो करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस कर दो, ये लॉजिक है उसके पीछे, लेकिन एग्जामिनेशन बस आपने इसको लिख लेना, इसके हिसाब से आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी करना रहेगा। अब एक करंट लायबिलिटी का भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अभी सपोज ओपनिंग था 1 लाख और क्लोजिंग था 1,20,000, तो इस रूल के हिसाब से करंट लायबिलिटी मेरी बढ़ रही 20,000 रुपए से, तो इस रूल के हिसाब से करंट लायबिलिटी है मेरी, अगर वो बढ़ती बच्चों तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इस रूल के हिसाब से 20,000 रुपए मेरे को ऐड करना, 20,000 रुपीज मुझको क्या करना, ऐड करना रहेगा। तो मैंने कहा अगर मेरे को इस रूल के हिसाब से 20,000 रुपीज मुझे क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, तो क्या चीज यहां पर हो रही है आपका, कि फॉर एग्जांपल परचेज का कोई भी फिगर ले लो, 2 लाख जैसे मैंने यहां पे लिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट में गया, तो परचेज आपका पीएनएल में 2 लाख रुपए दिख रहा है, और आपका क्रेडिटर अकाउंट में 2 लाख रुपए आपको यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर 1,80,000 किया, तो मैंने तो यहाँ एक्सपेंस 2 लाख से बताया, जो कि सही भी, अकाउंटिंग सही है, प्रॉफिट में अगर 2 लाख से कम हुआ, लेकिन क्या कैश फ्लो भी मेरा 2 लाख से कम हुआ कि नहीं, कैश फ्लो मेरा 1,80,000 से ही कम हुआ।
तो मैंने 20 ज्यादा से बता दिया आउटफ्लो, तो मुझे एक्चुअली वो आउटफ्लो एक 80 से, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना रहेगा 20,000 रुपए। इस तरीके से होता है, ये उसका लॉजिक है। लेकिन एग्जामिनेशन में सिर्फ आपने ये लिखना और इसके बेसिस पे अपने को फटफट करंट एसेट करंट लायबिलिटी को लिखना रहेगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये रूल है करंट एसेट करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, तो इंक्रीज हुआ माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, अब वही चीज आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप रिवाइज करेंगे तो इसे कहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका ये आया। अब डिक्रीज इन करंट एसेट आपका प्लस होता है और इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपने प्लस कर, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस है, तो नेगेटिव फिगर लेंगे। फिर आपका ये फिगर आपका आ जाएगा। अब आपने इनकम टैक्स पे करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आपने इनकम टैक्स पेड बेटा माइनस करेंगे। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। और आपका कैश जनरेट और यूज, यहाँ पे गलती से फाइनेंसिंग लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना, ऑपरेटिंग है, तो कैश जनरेटेड और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका फिगर आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट को बच्चे रटते को बहुत रटते, लेकिन रटने का इसमें कुछ भी नहीं। इसके कंसेप्ट को समझे अपने कि क्यों इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना ये एडलेस करा जाता है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट डेटा, ये मेरा पीएनएल अकाउंट को मैंने दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटा। ये फर्स्ट कैटेगरी, इसका आपको कभी भी वर्किंग नोट नहीं बनाना होता है। लेकिन ये सेकंड कैटेगरी, तो इंस्टीट्यूट को मजा आता है। क्या मजा आता है? इंस्टीट्यूट का मजा आता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली नहीं देता। उसके बदले में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली आपको नहीं देता। वो आपसे क्या कहता है, वो आपको कुछ और घुमा के देंगे। वो आपको एक्चुअली इधर वाली ये वाला नेट प्रॉफिट देता है। अब इस सेकंड वाले पार्ट को समझना, ये अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रांसफर टू रिजर्व अगर करते, आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं करते, आप उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करते। तो ट्रांसफर टू रिजर्व आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे डेबिट करे, डिविडेंड आपने दिए तो आपने यहाँ पे डेबिट करे। अब क्या होता है, वैसे टैक्स इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आपने पीएनएल में ही डेबिट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपसे कहता है, तो मैं टैक्स भी यहीं पे लेके आपने सेकंड वाले पोर्शन, पीएनएल के दो पार्ट है, ए और ए बी, तो सेकंड वाले पार्ट में आपने देखा टैक्स या रिफंड ऑफ द क्रेडिट। तो आपको ये इंस्टीट्यूट जनरली ये देता है। और इसकी वर्किंग नोट अपनी क्लास में ढेरों क्वेश्चन अपन ने करे, जिसमें अपने वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों। और यहाँ पे ये आपका नेट प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये आपका कैश फ्लो में स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब ना बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, आपको ये इसको याद रखना, हमेशा वर्किंग नोट इसकी बनाना होता है। उसने ये वाला प्रॉफिट दिया, ये लिखना, आपने आपको डिविडेंड दिया, ये आपने यहां पे इसको लिखे, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाती, और फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने रेफरेंस देना वर्किंग नोट, और फिर इस तरीके से सॉल्व करते जाना। अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि देखो आपको ना, जब आप इनडायरेक्ट मेथड से करते हो, ये डायरेक्ट मेथड से करो। डायरेक्ट मेथड में जनरली ऐसा नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड में आप होता है कि आप बहुत से वर्किंग नोट अपने को बनाना होता है टू फाइंड आउट अ मिसिंग फिगर, टू फाइंड आउट अ मिसिंग फिगर अपने को। तो आपने बेसिक अकाउंटिंग को हमेशा ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे सुपर 60 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लास का ही क्वेश्चन है आपका है। तो आपने देखो यहाँ पे जिस पे एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे आपका, फिर आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक है, आपको इनकम टैक्स के ऊपर है, ठीक है। तो आपने देखो वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बनाया रखूंगा। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन हमेशा बनाते टू फाइंड आउट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब आपने प्लांट एंड मशीनरी पे, इक्विटी शेयर कैपिटल की भी उस पर कुछ एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे भी कुछ, यस इक्विटी शेयर कैपिटल पे आपका है यहाँ पे, ठीक है। तो उस पे एक इक्विटी शेयर कैपिटल पे आपका बना हुआ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स, जिस जिसके ऊपर, तो उसके अकाउंट बना लो पहले। तो अब आपने अकाउंट बना लिया, तो बड़ा सिंपल होता है बेटा। देखो आपने जिनके अकाउंट बना उसके अकाउंट में लिखेंगे। अब ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग। तो ओपनिंग था 10 लाख, क्लोजिंग 12,50,000, तो कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग मैंने लिखा 10 लाख और क्लोजिंग लिखा 12,50,000। उसके बाद है बच्चों कैपिटल रिजर्व अकाउंट वैसे बनाया नहीं, लेकिन बना लेना चाहिए रफली, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट। कैपिटल रिजर्व को ओपनिंग है 0 और क्लोजिंग है 10,000, तो मैंने बना यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन एक रफली यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का एक बना लेता हूँ, ठीक है। कहाँ बनाऊँ मैं, कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से कुछ रिलेटेड, मैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होते, ओपनिंग है 0 और क्लोजिंग है उसका कितना 10,000, ठीक है। उसके बाद है बच्चों फिर यहाँ पे कह रहा है आपसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग है 4 लाख और क्लोजिंग है 4,80,000। तो आप देखो पीएनएल अकाउंट अपन ने बनाए, क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है आपका 4,80,000। फिर वो आपसे कह रहा है यहाँ पे देन उसके बाद लोन आपने लिए 5 लाख ओपनिंग था, क्लोजिंग है 4 लाख, तो आपने 1 लाख रुपए का लोन पे करे, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें आपको लोन रीपेड आपका दिख जाएगा 1 लाख रुपए। उसके बाद वो आपसे कहता है बेटा कि क्रेडिटर था आपका ओपन, देखो इसको याद रखना, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको ख्याल रखना। अब आपका 5 करंट लाइबिलिटी 5 लाख से कम हो गया 4 लाख हो गया, तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, माइनस करना 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो 1 लाख रुपए माइनस कराऊंगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर 1 लाख। इतना सिंपल चैप्टर। उसके बाद बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना, ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 60,000,
तो इस क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसके, तो ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग आपने 60,000। उसके बाद एसेट साइड आपका लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 3,80,000। वैसे इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, लेकिन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओपनिंग है 4 लाख रुपए, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, क्लोजिंग है आपका 3,80,000 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी, ओपनिंग 7,50,000, क्लोजिंग है 9,20,000। तो ओपनिंग आपने लिखे 7,50,000, क्लोजिंग लिखे 9,20,000। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख और ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 50,000। तो आपने ओपनिंग लिखी 1 लाख और क्लोजिंग लिखी 50,000। उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि स्टॉक है करंट एसेट आपकी 3 लाख से कम होकर 2,80,000 हो गई, तो करंट एसेट डिक्रीज हो गई तो प्लस करेंगे 20,000 रुपए। तो आपने यहाँ पे 20,000 रुपए से क्या करें, यहाँ पे 20,000 रुपए से आपने स्टॉक को प्लस करें। अब उसके बाद है यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आपका ओपनिंग है 4 लाख और क्लोजिंग है 4,20,000। तो ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 4,20,000, तो 20,000 से आपका सन्ड्री डेटर्स बढ़ा, इंक्रीज हुआ 20,000 से, तो आप उसको 20,000 से यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 20,000 से आपने इसको यहाँ पे माइनस करे 20,000, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका कैश इन हैंड, आपको सिखाया था मैंने कि कैश इन हैंड और कैश, जो आपको कैश एंड कैश ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं, तो ओपनिंग 2 और 3, कैश इन हैंड कैश इन बैंक दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 2 और 3 5 और 1,10,000 और 1,40,000 और 4,10,000। तो आप यहाँ पे देखोगे आपने ओपनिंग बैलेंस से 5 लाख लिखी, कैसा है आपका 5 लाख, 2 और 3, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ये आ गया आपका 5 लाख, और ये जो था आपका 1,40,000 और कितना आपका वो 4,10,000, ये क्लोजिंग। तो 5,50,000 ओपनिंग क्लोजिंग, इनका डिफरेंस अगर देखो 50, तो आंसर अपना 50 ही आना चाहिए तीनों एक्टिविटी का। अब देखो उसके बाद उसने कहा कि डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज किया, आपने एंट्री पास करे, तो बस एंट्री पास करे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपने 20,000 से क्रेडिट कर तो क्लोज भी हो गया। लेकिन डेप्रिसिएशन पीएनएल में क्या होगा, वो नॉन कैश आइटम है, प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अपने को ऐड करना रहेगा, तो 20,000 रुपए सब बढ़ाएंगे, 2 डेप्रिसिएशन होंगे तो ये 20 आ रहे, ठीक है। उसके बाद फिर कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट। अब उसने देखो ये बताया कि आपने प्रॉफिट पे बेचे, तो आपकी एंट्री क्या पास होती है, इन्वेस्टमेंट बेचते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आप एंट्री पास करते बेटा, और प्रॉफिट की एंट्री पास करते फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये एंट्री पास होती। लेकिन इस क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ 10,000 का, उन्होंने पीएनएल में क्रेडिट नहीं करे, उन्होंने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करे। तो पीएनएल में क्रेडिट नहीं करे, एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करे। अब कितने में बेचे वो अपने को नहीं पता, लेकिन वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे मिसिंग फिगर। तो आपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करे, वो कह रहा है आपसे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और ये जो आपने बेचने की जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कितने में बेचे वो बताया नहीं क्वेश्चन में। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने डेबिट करे 10,000 से, और कैपिटल रिजर्व को आपने 10,000 से क्रेडिट करे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आपके ने ठीक है बैलेंसिंग फिगर आएंगे कितने में बेचे, वो अपन मैं निकाल लेता हूं। अब यहां पे देखो आपने इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द, अब प्रोवाइड और पेड में फर्क होता है बेटा। अगर उसने प्रोवाइडेड कहा तो एंट्री पास होगी पीएनएल टू प्रोविजन, और अगर पेड बोला तो उसका मतलब होता है प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होती, ठीक है। तो फर्क है दोनों में। तो प्रोवाइडेड बोला पीएनएल अकाउंट, अभी सेकंड पार्ट में तो आपको सिखाया था, आपको अभी बताया मैंने बेटा, ये सेकंड पार्ट में यहाँ पे टैक्स पीएनएल, प्रोवाइडेड बोला पीएनएल अकाउंट डेबिट सेकंड पार्ट में, तो ये सेकंड पार्ट यही बना रहे हैं हम। तो ये देखो आपने 55,000 से डेबिट करे, ठीक है, सेकंड पार्ट पीएनएल का, और पीएनएल अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का आप क्रेडिट कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का आपने 55,000 से क्रेडिट कर दी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज मशीनरी 2,25,000 की मशीनरी परचेज करे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,25,000 से आपने डेबिट करे टू, आपने ना 1,25,000 रुपए कैश में पे कर, तो कैश में आपने 1,25,000 पे करे, और आपने इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की इशू करे, आपने रिमेनिंग आपने 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी। तो आपका कैश एक्चुअली आउटफ्लो सिर्फ 1,25,000 ही हुआ बेटा। तो पहले आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करो 2,25,000 से, तो आपने मशीनरी को डेबिट करी 2,25,000 से 1,25,000 अगेंस्ट कैश, 1 लाख अगेंस्ट इक्विटी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपने पे करे, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,25,000 लेके गए, और मशीनरी को क्रेडिट करते हो आप, मशीनरी को जाके सॉरी नॉट मशीनरी, आपने क्या दी इक्विटी शेयर कैपिटल दी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप जाके क्रेडिट करो तो 1 लाख रुपए, सिंपल। अब कुछ भी नहीं है, जो अकाउंट बनाए उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालो और लिख दो कैश फ्लो में बैलेंसिंग फिगर है 1,35,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,35,000 रुपए आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंसिंग फिगर है 55, डेप्रिसिएशन 55, तो आपने 55 लिख दी यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आपका 1,50,000 रुपए, उतने के आपने शेयर्स इशू करे, इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट का ये आपका 60,000, ये बैलेंस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, तो ये 60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे लिखे।
और आपने पास प्रोविजन फॉर टैक्स आपका डेबिट साइड शॉर्ट दिया, दैट यू पेड, यू डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स व्हेन वी पे, तो आपने यहाँ पे पे करे, हाउ मच वी पेड 45,000 बैलेंसिंग में, तो पे इनकम टैक्स पेड दैट इज 45,000। कहाँ गया भाई ये 40 पे, डन, या ये आगे फिगर, दैट्स इट, इतना सिंपल है आपका। मगर आप अपन बच्चे इसको रटे जाते, इसको जाके इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्म में रटने का उसमें कुछ है नहीं, कंसेप्ट आपको समझना रहेगा। अब उसके बाद छोटी छोटी दो चीज, अगर आपने कभी बिजनेस परचेस करे कोई, ठीक है, अमलगमेशन चैप्टर पढ़े बेटा, बिजनेस परचेस करे तो वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती आपकी, वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक चीज आपने ख्याल रखना। और आपने अगर आपने कोई बिजनेस के पार्ट को बेचे, कोई बिजनेस के पार्ट को आपने खरीदे, तो नेट ऑफ करके नहीं पता, उसका सेपरेटली अपने को बताना था, नॉट टू बी नेटेड ऑफ, मतलब जो बेचे वो अलग और जो खरीदे वो अलग, ठीक है। अब याद रखें, जब आप कोई बिजनेस खरीदते हो तो आप उसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी आपके पास आ जाती है, तो आप वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो कंपैरिजन करते हो ना, आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी का जो होता है इंक्रीज डिक्रीज, उस वो इस ये वाली करंट एसेट करंट लायबिलिटी कंसीडर नहीं करना उसमें, कौन सी, जो आपने बिजनेस परचेस करते वक्त, उसका भी एक लॉजिक है बेटा। आप वो पीन जब आपको बिजनेस परचेस करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो आपने वेंडर कंपनी की करंट एसेट करंट लायबिलिटी ली, तो मेरे पीएनएल अकाउंट में इफेक्ट नहीं किया ना करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। मगर नॉर्मली मैं कोई करंट एसेट फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर्स परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर्स का क्रेडिट सेल, तो आपका उसके डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वहां पे मेरे पीएनएल में इफेक्ट जा रहा है। लेकिन आपने वेंडर कंपनी को जब टेक ओवर करे बेटा, तो आपने जहां पे खरीदी तो उसकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपकी हुई जरूर है, लेकिन क्या आपके कोई प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है कि उससे कोई पीएनएल में कोई इफेक्ट जा रहा है कि नहीं, इसलिए उसको यहाँ पे कंसीडर अपन करना नहीं। वैसे थ्योरी आज तक इस पे आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। एक और चीज बेटा, अब क्या होता है कि कभी कभार आपने ये AS11 में भी देखा कि आप एक्सचेंज गेन और लॉस होता है, बस टू मेक इट सिंपल आई एम टेलिंग यू, बस एक्सचेंज गेन और लॉस अगर कोई आपके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है डॉलर में, तो जिस तारीख को जो है तो उस तारीख पे अपन लिख, लेकिन AS11 आपसे कहता है कि उसको बैलेंस शीट डेट पे मॉनिटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट उसके लिए यूज करना, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्लोजिंग रेट यूज करोगे क्योंकि AS11 आपसे कहता है। लेकिन AS3 कहता है एक्चुअल में कोई कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हुआ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप उसका इफेक्ट नहीं देना। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट नहीं देता हूँ और आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्लोजिंग रेट पे लिख रहे हो, तो इफेक्ट डिफरेंस तो आएगा मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में और बुक्स ऑफ अकाउंट के बैलेंस में, तो उसमें डिफरेंस आएगा, तो वो कहते हैं रिकंसाइल करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नीचे आप आखिरी में एज ए नोट करके आप वहां पे बता दो कि रिकंसाइल, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों और हमारे इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो सेपरेट एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 10 से 12 नंबर का आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का हमारा रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इफ यू फाइंड इट गुड आप अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करा करो, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करो, अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट ऑन इट, और ऑल द बेस्ट। बस इसी तरीके से आप क्विक रिवीजन होना चाहिए। हमने 41 मिनट से सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के कर लिए, और जो आपको रेगुलर बैच है ईओ बैच वाले मेरे स्टूडेंट, आपको मैं LMM जो बताए बस उसको आपको पढ़ना रहेगा, दैट इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन इस चैप्टर खत्म होता है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।